स्टार्ट होने वाला है हैलोजन फैमिली पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में हम लोग देखने वाले हैं कौन से फैमिली की बात करेंगे हम लोग। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पी ब्लॉक का ही है। अब दो ही महत्व बचा हुआ है पी ब्लॉक में आपका, कौन कौन सा, हैलोजन और इनर्ट गैस। तो ध्यान से समझना, पहले हम बात करेंगे हैलोजन के बारे में। तो हैलोजन की बात करें तो हैलोजन का मीनिंग क्या होता है। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। हैलोजन का सेंस क्या होता है। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करे उसे हैलोजन कहते हैं। और का जो फॉर्मेशन करता है उसे ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, चाल्कोजन कहा जाता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, हैलोजन है। अब मैं आपको ये बताऊं कि हैलोजन में एलिमेंट कौन कौन सा आता है। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है। तो अगर एलिमेंट की बात करें बाबू, तो एलिमेंट आपको आने वाला है, सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, उसके बाद आएगा आयोडीन। ठीक है, तो ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब हम इसके दो तीन टर्म्स पे बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इसके एटॉमिक नंबर, दूसरा बात करेंगे कन्फिग्रेशन पे। तो बहुत सबसे पहली बात की, अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर को हम लोग को डिनोट करना है किससे, जेड से डिनोट करना है। और दूसरा हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, जो मैं आपको बता दूं कि जितना भी हैलोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इनर्ट गैस, NS2 NP5 होता है, इसका कन्फिग्रेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब बात होती है कि किस इसके मैजिक नंबर की। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट कर रहे हैं, अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बैठा लेना आपको इनर्ट गैस NS2 NP5। अगर मैं बात करूँ इसके मैजिक नंबर की, तो आपको मैजिक नंबर वाइज बोलना है कि इसका जो मैजिक नंबर होगा, जो भी हैलोजन फैमिली है, वो है 8, 18, 18। ठीक है ना, उसके बाद 32 करके आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैजिक नंबर क्या क्या है, बोलो 8, 18, 18, फिर 32 करना है। ठीक है, तो इससे आपको इसका एटॉमिक नंबर का पता चल जाएगा। जैसे कि आपको पहला एलिमेंट का मैंने बोला ही था, एटॉमिक नंबर याद रखना जरूरी होता है। जैसे 9 हो गया, 9 में 8 जोड़ दो हो जाएगा 17, 17 में 18 जोड़ दो, 18 जोड़ते ही आ जाएगा आपका कितना, 18 जोड़ोगे तो 35, 35 में आप अगेन फिर से क्या करो, 18 जोड़ दो। देखो 8 जोड़े, 18 जोड़े, अगेन फिर से 18, क्योंकि मैजिक नंबर मैंने बोल ही दिया है कितना है, 8, 18, 18, 32। तो 35 में 18 जोड़ दोगे तो जैसे ही जोड़ोगे तो 53 आएगा यहाँ पे, ये 53 आएगा। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। स्टार्टिंग की बात करते हैं, इसमें 32 जोड़ दो, 32 जोड़ोगे तो 3 2 5, 5 3 8, 85 आ जाएगा। तो ये होता है बाबू आपका कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर का वे होता है। अब अगर हम बात कर रहे हो कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हो, तो कन्फिग्रेशन वाइज कैसे चलना है सो बता दूं आपको। ध्यान दीजिएगा, जो भी है एलिमेंट उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। कैसे कैसे लिखेंगे कन्फिग्रेशन, उसकी बात करते हैं। तो अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जरा ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सिंपल सा तरीका है NS2 NP5। उससे पहले हम आपको कुछ टर्म्स बताते हैं, उसको जरा ध्यान से साइड में समझिएगा। जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड पीरियड में, सेकेंड सेल में, या n का वैल्यू जहाँ 2 होता है, n का वैल्यू 2 में सिर्फ आता है S और P आता है। n का वैल्यू 3 होता है तो उसमें आता है SPD आता है। 4 रहा तो आ जाएगा SPDF आ जाएगा। और n का वैल्यू 4 से बड़ा या बराबर रहा, अगेन फिर से उसमें SPD और F आने वाला है। ये बात को आपको अच्छी तरह से बैठाना है। तो जरा ध्यान से समझिए बात को। अगर हम कन्फिग्रेशन वाइज बात करें तो ये सेकंड पीरियड का है, तो इसमें लिखे होगे आप 2s2 2p5। थर्ड का है तो इसको लिखोगे आप 3s2 3p5। फोर्थ वाला है तो आप लिखोगे 4s2 4p5। अगर सिक्स्थ का है, फिफ्थ का है तो क्या लिखोगे 5s2 5p5। ठीक है, और छठा वाला का है तो आप लिखोगे 6s2 6p5। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसका इससे कॉम्बिनेशन, इसका इससे, फिर अगला का यहाँ, फिर 4 5, अगला में बताओ 5 के बाद आएगा 6s2 6p5। ठीक है, तो ये देखो 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5। तो ये हो गया आपका ये। अब क्या करो, सिंपल सा लॉजिक बता रहे हैं तैयार करने का तरीका।
छः में से एक कम करो 5, 5 में से एक कम करो 4। अब जरा ध्यान से सुनना, पहले कौन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा बताओ। 5 में डी आता है या नहीं, एस से पहले देखना डी को। 5 में डी आता है या नहीं आता है? तो यार एन 4 से बड़ा जो भी रहता है, 4 या 4 से बड़ा, उसमें डी आ जाता है, तो ये 5D हो जाएगा। 4 में एफ आता है, हाँ आता है, तो ये 4F हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये 5 है, 5 में से एक कम करो 4, 4 में से एक कम करो 3, तो 4D तो आएगा, लेकिन 3F एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 3 में F नहीं आता, 3 में D ही तक आता है। यहाँ ध्यान दीजिए, 3 में D तक आता है। तो सिंपल सा जो लॉजिक बता रहे हैं आप उसको फॉलो करो। उसके बाद अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। 4, 4 में एक कम करो 3, 3 में एक कम करोगे 2F आएगा नहीं, तो 3D पे ही रह जाएगा। 3 में एक कम करो 2, 2D अलाउड नहीं होता है, क्योंकि सेकंड सेल में सिर्फ S और P होता है। तो पहले इतना तो काम आपको करना होगा। इतना करने के बाद आप बताओ खुद ही हमें, डी में कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड होता है 10, डी में कितना होता है 10, डी में कितना होता है 10, एफ में कितना होता है 14। अब नियरेस्ट जितना भी इनर्ट गैस है उसको लिखते चलो जाओ। हीलियम, फिर लिखो नियॉन, फिर लिखो आर्गन, उसके बाद लिखो क्रिप्टॉन, फिर लिखो जेनॉन। तो बाबू ये हो गया आपका हैलोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगेन फिर से जल्दी से बताइए, हैलोजन का मीनिंग क्या है? सॉल्ट फॉर्मिंग है। क्या है मीनिंग? सॉल्ट फॉर्मिंग है, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करे। कोड याद रख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32 करके याद रखना है आपको। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका इनर्ट गैस NH2 NP5 करके, तो वो हो गया आपका। अब हम लोग वन बाय वन सारे टर्म्स पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले तो आपको जो जो मैंने बताया, पहला मैजिक नंबर याद रखना है आपको, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन का लॉजिक कि NH2 NP5 है, और अब हम लोग एक एक कर करके सारे प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। तो देखिए एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते जाते हैं। तो वो सबसे पहली बात की, अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो कैसे बोलोगे? फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको सबसे पहला तो ये दिमाग में बैठाना होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, कि जितना भी हैलोजन है वो एग्जिस्ट करता है डायटोमिक। तो पहला बात कि हैलोजन के लिए हम लोग बात करेंगे कि हैलोजन जो है वो आपका डायटोमिक नेचर का होता है। डायटोमिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? डायटोमिक नेचर का होता है। और अगर डायटोमिक है तो अगेन फिर से मैं बोल दूं, हैलोजन को X से दिखाया जाता है, डायटोमिक है तो X2 टाइप का फॉर्मेशन होगा। तो अगेन फिर आप बात को बैठाओ, हैलोजन की बात की जाएगी तो आपको क्या कहना है? डायटोमिक है। फिजिकल स्टेट वाइज अगर चलते हैं बाबू, तो फिजिकल स्टेट में आपको पता है अगर ये डायटोमिक है तो फिजिकल स्टेट में आप क्या 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 होगे जल्दी बोलो। पहला आएगा फ्लोरीन F2 फॉर्म में, Cl2 फॉर्म में, ब्रोमीन आएगा आपका Br2 फॉर्म में, आयोडीन आ जाएगा आपका I2 फॉर्म में। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अब जरा ध्यान से समझना बाबू, अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो, ध्यान से, अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो तो नीचे आने से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, और वंडरवाल फोर्स अगर बढ़ता है तो जितना ज़्यादा होगा फिजिकल स्टेट चेंज होगा। वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। तो फिजिकल स्टेट नीचे जाने पे चेंज होगा। तो जो जितना मोलर मास ज़्यादा होगा उतना भारी होगा, भारी होगा तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? वो सॉलिड फॉर्म में। तो फिजिकल स्टेट क्या करने वाला है जल्दी बताइए? फिजिकल स्टेट चेंज कर जाएगा। अगेन फिर से बोल रहे हैं, हैलोजन में कौन सा फोर्स लगता है? वंडरवाल। और आपको पता होगा बॉन्डिंग में आप पढ़े हो कि वंडरवाल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। तो डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ने से वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा। तो आप पहली बात तो ये बैठाओ कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है उसका नेचर होता है गैस, ब्रोमीन का जो नेचर होता है वो आपका होता है लिक्विड, और I2 का नेचर होता है आपका सॉलिड। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, F2Cl2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? गैस। Br2 लिक्विड, और I2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात की अगला आता है एलोट्रॉप की बात आता है। तो हैलोजन फैमिली का कोई भी एलोट्रॉप नहीं होता है, तो बोलेंगे नो एलोट्रॉप। क्या बोलने वाले हैं? नो एलोट्रॉप। हैलोजन फैमिली का कोई भी एलोट्रॉप नहीं होता है। तो ये बात को आपको बैठा लेना है कि कोई भी एलोट्रॉप नहीं है। दूसरी बात बाबू, अगर हम बात करें, अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेके चलते हो तो आप खुद बताओ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये आपका
यहाँ से 3 आपका नॉन मेटल रखता है, नॉन मेटालिक नेचर रखता है। ठीक है, आयोडीन में बाबू आपको आ जाता है, मेटालिक नेचर होता है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसमें मेटालिक तो आता है लेकिन रेयरली आता है, मेटालिक बहुत कम आता है। ठीक है, और अगर हम स्टैटिन की बात करें तो आप ये बोल सकते हो कि स्टैटिन में आपको कौन सा कैरेक्टर मिलने वाला है, कंप्लीट मेटालिक कैरेक्टर मिलने वाला है। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हो तो नीचे की ओर जाओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मतलब मेटालिक नेचर आपको क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है डाउन द ग्रुप। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नॉन मेटल है, आयोडीन में बहुत रेयरली आता है आपको कैसा नेचर, मेटालिक। और स्टैटिन जो है आपका मेटल का काम करता है। दूसरी बात की ये जो स्टैटिन है बाबू, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, कैसा सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब चलिए एक एक कर करके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि ग्रुप में आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। तो अगर मैं बात करूँ एटॉमिक रेडियाई की बात करूँ तो एटॉमिक रेडियाई वाइज आप क्या कहोगे, एटॉमिक रेडियाई वाइज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नीचे की ओर जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले बात तो आप ये बैठाओ कि नीचे जैसे जैसे जाओगे एटॉमिक रेडियाई बढ़ने वाला है। एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप बढ़ता है। तो ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। ठीक है ना। दूसरी बात की अगर हम आयोनाइजेशन की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आपको पता है ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है बाबू वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के साथ। तो आई का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है साइज के। तो जिसका साइज जितना छोटा होगा उसका आयोनाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो नीचे आ रहे हो तो साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो होगा फ्लोरीन का, तब क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का और सबसे लास्ट में आने वाला है आयोडीन का। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है आपको, कैसे कैसे बोलोगे, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो ये तो हो गया हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब पीरियोडिक टेबल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगला है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें बाबू, सॉरी आयोनाइजेशन तो डील कर चुके ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाइज आपको बोलना है कि अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ तो आप सिंपली ये ऐसे याद रखो कि एफिनिटी वाइज अगर बात करते हैं तो हम लोग पढ़े भी हैं, इस सब चीज़ आप बॉन्डिंग में काफ़ी डिटेल में पढ़े हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी रिलेशन इन्वर्सली साइज के होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है बाबू, जरा ध्यान से सुनना। फ्लोरीन का साइज जो है काफ़ी छोटा होता है और उस छोटे से साइज में इलेक्ट्रॉन बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, अगला में आपको पता है कि 1 2 3, फिर यहाँ देखो 4 5, 5 हो गया। जैसे ही एफिनिटी में आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो डेंसिटी इतना ज़्यादा होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आ जाएगा। कौन सा रिपल्सन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आ जाएगा। तो आप खुद हमें बताओ, जनरली नीचे जा रहे हो तो साइज घट रहा है, साइज क्या हो रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। लेकिन बाबू फ्लोरीन में क्या होता है कि इतना छोटा साइज है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है और बढ़ने के वजह से फ्लोरीन जो है क्लोरीन से, मतलब कि फ्लोरीन का कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से। तो ऑर्डर अगर हमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ ईए का,
तो आपको बोलना है सबसे ज़्यादा होगा क्लोरीन, तब होगा फ्लोरीन, उसके बाद होगा ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में आने वाला है आपका आयोडीन आने वाला है। क्या आने वाला है? आयोडीन आने वाला है। तो बैठा लीजिए, ये है आपका एफिनिटी ऑर्डर। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुना, जितना भी हैलोजन है बाबू वो डायटोमिक है। गैस स्टेट वाइज बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन आपका गैस में, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड। क्योंकि कारण है डाउन द ग्रुप जाओगे वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या आने वाला है? वंडर वाल फोर्स आने वाला है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए फ्लोरीन क्लोरीन का अगर आपसे कोई नेचर पूछे तो आपको बोलना है गैसेस, ब्रोमीन का लिक्विड, आयोडीन का सॉलिड। कोई भी हैलोजन फैमिली में एलोट्रॉप फॉर्म नहीं करता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का नेचर होता है नॉन मेटालिक, आयोडीन में रियरली मेटालिक नेचर होता है, और स्टैटिन में मेटालिक नेचर आ जाता है, रेडियो एक्टिव है। नीचे जा रहे हो, साइज क्या होगा? बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक नेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। देखो नीचे जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट कि आयोनाइजेशन के साथ इनवर्सली है, तो नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन घटेगा। एफिनिटी की बात करो बाबू, तो सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था एफिनिटी फ्लोरीन में। लेकिन देखिए यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का एफिनिटी होता है। कारण होता है कि फ्लोरीन का साइज काफी छोटा है, और सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज्यादा हो जाता है कि जैसे आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगता है, इस वजह से एफिनिटी घट जाता है। तो ये था बाबू। अगली बात अगर हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, ध्यान से सुनना आप। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हो आप, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी आपको पता है कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? बोलो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है या घटता है? घटता है, क्योंकि साइज के साथ इन्वर्सली है। ईएन का जो ऑर्डर है वो इन्वर्सली है साइज के साथ। तो आप हमें बताओ कि अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर रहे हैं तो नीचे जाएंगे तो ईएन घटेगा। तो नीचे जा रहे हैं तो ईएन घट रहा है, तो ऊपर जाएंगे तो ईएन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बाबू, तो आपको पता है ना कि फ्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब जरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों साथ ही में खींचे लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो आपको पता है F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है। हम जैसा कि जानते हैं नीचे आ रहे हैं तो वंडरवाल फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स वेट बढ़ रहा है। अब वंडरवाल फोर्स के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बोलो या बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है बाबू I2, फिर होता है Br2, उसके बाद आपको बोलना है Cl2, और सबसे लास्ट में आपको जो बोलना है वो होगा F2 का। तो ये आपका कुछ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है जिसको आपको बैठाना है। अब बात आता है बॉन्ड लेंथ। चलिए जल्दी से बताइएगा, अगर बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ वाइज आप कैसे बोलोगे? बॉन्ड लेंथ वाइज आपको सिंपल बोलना है F2 Cl2 Br2 I2 है। तो नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, ये बैठाना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना बाबू, आप बात करने वाले हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। ये अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एकदम। हैलोजन का तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको बैठा के रखना है, बताने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाइज आप क्या बोलोगे? तो सिंपल वे में आपको ये बोलना है कि सर अगर बात कर रहे हैं तो F2 Cl2 Br2 I2। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ बाबू, जितना छोटा बॉन्ड होगा बॉन्ड लेंथ के साथ इन्वर्सली है रिलेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो आप हमें ये बताओ कि अगर इन्वर्सली है तो नीचे की ओर जा रहे हो तो क्या दिखेगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा घटेगा? तो बोलोगे आप बॉन्ड लेंथ सर बढ़ेगा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? घट जाएगा। तो जल्दी से बताओ, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा।
तो घटेगा तो मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन। सिंपल सी बात है यार, जितना छोटा बॉन्ड होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जितना बड़ा बॉन्ड होगा जल्दी टूटेगा। तो बताओ उस वाइज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए F2 का, फिर होना चाहिए Cl2, उसके बाद होना चाहिए Br2, और सबसे लास्ट में होना चाहिए I2। लेकिन बाबू अगर ऐसा आपने लिखा तो ये आपका रॉन्ग होने वाला है। कारण सुनो, कारण क्या होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों का साइज बहुत छोटा है। और फ्लोरीन के पास आपको पता है हैलोजन फैमिली के पास तीन तीन लोन पेयर होता है। अब बताओ छोटा साइज है और दोनों फ्लोरीन के पास तीन तीन लोन पेयर है, तो तीन तीन लोन पेयर से क्या होगा जरा ध्यान से देखना, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में काफी जोरदार रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन, लोन पेयर के बीच में काफी ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा और रिपल्सन से बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी घट जाएगा। ज्यादा रिपल्सन होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बाबू जो इसका एक्सपेरिमेंटली आता है जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, वो आता है आपको Cl2 Br2, ClBr के बाद आता है F2 और लास्ट में आता है I2। प्लीज काफी इंपॉर्टेंट है, बैठा के रखिएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे चेंजिंग हो रहा है आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे ज्यादा Cl2, तब Br2, तब F2, तब I2। अब कलर्ड की बात करते हैं, कलर नेचर की अगर हम लोग बात करें तो कैसे कलर नेचर पे बात करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने बात किया कलर नेचर पे, तो कलर नेचर की बात करते हो बाबू तो जरा गौर करना, F2 Cl2 Br2 I2। जैसे कि आपको पता है कि F2 Cl2 Br2 I2 है, तो F2 का जो कलर होता है वो होता है पेल येलो होता है। Cl2 का जो कलर होता है बाबू ग्रीनिश येलो होता है। कैसा होता है बोलो जल्दी से, ग्रीनिश येलो होता है। और अगर वहीं पे बात करें ब्रोमीन का, तो इसका होता है रेडिश ब्राउन। कौन सा कलर होता है जल्दी बोलिए, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और I2 की बात करोगे तो इसका होता है वायलेट कलर का होता है। कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है। अब जरा ध्यान से सुनो, हर एक का अपना एक स्पेसिफिक कलर है। जैसे इसका आपने देखा कैसा आ गया आपको, पेल येलो, इसका आ रहा है ग्रीनिश येलो, इसका आ रहा है रेडिश ब्राउन, इसका आ रहा है वायलेट। तो बाबू क्लोरीन फ्लोरीन इस सब में कलर आ रहा है। अच्छा दूसरी बात, नोट का पॉइंट जो कभी भी आपसे पूछ सकता है कि इन हैलोजन कलर इज ड्यू टू HO, ठीक है ना, ड्यू टू HOMO एंड LUMO ट्रांजिशन, HOMO एंड LUMO। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप MOT में ये चीज कॉन्सेप्ट पढ़े होगे। अभी आप सीधे दिमाग में रखोगे, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इसमें कलर का रीजन क्या होता है, तो आपको सीधा सा जवाब देना है, कलर का रीजन बताओ क्या होगा, कलर का रीजन होगा HOMO एंड LUMO रीजन आपको बोलना है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो HOMO LUMO ट्रांजिशन के वजह से ही कलर आता है हैलोजन फैमिली में। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, हैलोजन में बताओ सबसे पहले फ्लोरीन का कैसा कलर, पेल येलो, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन, आयोडीन का वायलेट। तो हैलोजन फैमिली में जो कलर आ रहा है वो कलर का कारण क्या है, HOMO एंड LUMO ट्रांजिशन हो जाता है। अगर डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, अगर हमने डेंसिटी की बात किया तो डेंसिटी वाइज देखो यार, F2 Cl2 Br2 I2, आपको पता है ना बाबू कि नीचे जा रहे हो तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो डेंसिटी भी आपका बढ़ने वाला है। तो बताओ सबसे ज्यादा जो डेंसिटी आएगा वो डेंसिटी किसके लिए आने वाला है, बताओ जल्दी से। डेंसिटी का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा I2, फिर होगा Br2, फिर होगा Cl2, फिर होगा F2, क्योंकि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा वैसे सिस्टम का डेंसिटी भी ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो बाबू ये कुछ ऑर्डर होता है जिसको आपको बैठाना है। अगला आता है सॉल्युबिलिटी की बात करें हम लोग,
अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करने वाले हों तो सॉल्युबिलिटी वाइज अगर आप बात करो तो सॉल्युबिलिटी में आप बोल सकते हो कि जितना भी है हैलोजन है वो बाबू सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है ना। तो पहला तो आपको हम यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहे हैं उसको बैठाओ पहले। क्या मैंने बोला? सबसे पहला आपको बैठाना है कि नॉर्मली हैलोजन आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड। यार सिंपल सी बात है, जितना भी हैलोजन है उसमें वंडर वाल फोर्स लग रहा है, कोई तरह का चार्ज नहीं है, नॉन पोलर कंपाउंड है। तो हैलोजन, जितना भी हैलोजन है आर जनरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड। कौन से कंपाउंड में सॉल्युबल होगा? नॉन पोलर कंपाउंड में सॉल्युबल होगा। जो भी हैलोजन है आपका वो नॉन पोलर कंपाउंड बोलो या नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलो, दोनों सही है। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो बोल दो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। ठीक है ना। तो नॉर्मली हैलोजन आर जनरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है ना। और उसमें ब्रोमीन आयोडीन जो है रेडली सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अगला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बैठाइए कि ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है ना, रेडली सॉल्युबल इन बहुत फास्टली सॉल्युबल होता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसमें? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ब्रोमीन आयोडीन किसमें सॉल्युबल होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सच एज CCl4 ले लो, या आप ले लो CaCl3 ले लो, या ले लो कार्बन डाइसल्फाइड ले लो। ठीक है। या फिर आप हाइड्रोकार्बन ले लो। अच्छा, एक दो चीज और इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हाइड्रोकार्बन में जितना भी आपका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें ये सॉल्युबल होता है विद कुछ कलर भी देता है सॉल्यूशन का, टू गिव अस कलर ऑफ सॉल्यूशन, टू गिव मतलब घुल भी जाएगा फास्टली और कुछ स्पेसिफिक कलर आ जाता है, टू गिव कलर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आपको समझ में आया होगा। हैलोजन जनरली सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ब्रोमीन आयोडीन रेडली सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CCl4, क्लोरोफॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोकार्बन में, और ये कुछ स्पेसिफिक कलर भी देता है घुलने के साथ। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़। चलिए, तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज वाइज अगर बात करें हम लोग तो कैसे कैसे हम लोग को मूव करना है। देखो बाबू, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज वाइज बात करते हो तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हैलोजन में वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। कौन सा? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब तो समझ में आ रहा है, जो एटम पे चार्ज होता है उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो बाबू, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाइज आपको सबसे पहला बात तो ये याद रखना है कि जितना भी हैलोजन है, ऑल हैलोजन जो है वो शो करता है आपको कहां से कहां तक, -1 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेप्ट फ्लोरीन को हटा दो, जो फ्लोरीन आपका ओनली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाद बाकी जितना भी हैलोजन है वो आपको शो करता है -1 से 7 तक, एक्सेप्ट फ्लोरीन जो कि आपको शो करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट आपको ये बैठाना है इसमें कि बाबू देखो, हैलोजन में फ्लोरीन जो है मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है ना। फ्लोरीन जो है ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और मल्टीपल बॉन्ड इसलिए नहीं बना पाता है क्योंकि इसमें वैकेंट डी होता ही नहीं है। ठीक है ना। वैकेंट डी ऑर्बिटल इसमें एब्सेंट होता है। तो वही बात हम बोलने वाले हैं। लिखेंगे फ्लोरीन कैन शो
ठीक है, ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड cannot form multiple bond due to absence of vacant d ऑर्बिटल। किसके एब्सेंस के वजह से? वैकेंट डी ऑर्बिटल के एब्सेंस के वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो पहला तो आपको दो थीम एकदम बैठा के चलना है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या कारण है कि फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन ही शो करता है, तो आपको बोलना है कि फ्लोरीन के पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन क्यों नहीं देता, जबकि आपने देखा ना कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग -1 से लेके +7 तक जा रहा है, जबकि -1 से +7 तक का होल्ड कर रहा है, जबकि आपका जो है फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर रहा है बताओ? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो कोई पूछे क्यों, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इस वजह से ना ये तो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है और ना ये -1 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड करता है। दूसरी बात अगर बात करें बाबू, तो अगला पॉइंट आता है रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, इसके बारे में। तो सबसे पहला तो बैठा लो ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, तो आपको बता दें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है F2 का। किसका होता है? F2 का, फिर होता है Cl2 का, तब होता है Br2 का, तब होता है I2 का। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। अगर हम बात उसी तरह से करें रिड्यूसिंग नेचर का, तो रिड्यूसिंग नेचर में अगर आप जाते हो तो रिड्यूसिंग नेचर वाइज आपको बोलना है, रिड्यूसिंग तब होगा जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो अगर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में बोला जाए तो सबसे ज्यादा होगा I माइनस, Br, तब Cl, तब F माइनस। फ्लोरीन अपने ऊपर माइनस चार्ज होल्ड करना ज्यादा पसंद करता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, और बाबू रिएक्टिविटी की ऑर्डर की बात करें, अगर आपसे कोई रिएक्टिविटी ऑर्डर बोले तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2, तब होता है Cl2, तब होता है Br2, तब होता है I2। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी वाइज सबसे ज्यादा रिएक्टिव है F2, तब Cl2, तब Br2, उसके बाद I2। अब देखो बाबू एक बात बैठा ना, अगर जब भी हैलोजन हैलोजन का रिएक्शन करवाते हो, हैलोजन का रिएक्शन किसी हैलाइड से करवाते हो, देखो जरा ध्यान से, अगर हैलोजन का रिएक्शन किसी सॉल्ट से करवा रहे हो, जो सॉल्ट कैसा नेचर का है? हैलाइड नेचर का है, तो ये रिएक्शन तभी होता है, रिएक्शन हैलोजन हैलोजन वाले में तब होता है, रिएक्शन फिजिबल व्हेन। अब ये कब फिजिबल होगा ये याद रखना। तो रिएक्शन आपका तभी फिजिबल होगा जब आपका हैलोजन जो X2 है ये मोर रिएक्टिव हो। कैसा हो? मोर रिएक्टिव हो, क्योंकि लेस रिएक्टिव होगा तो इसमें इतना कैपेसिटी ही नहीं होगा कि लेस रिएक्टिव होके मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे। तो हैलोजन का सॉल्ट ऑफ हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन फिजिबल तब होगा जब मोर रिएक्टिव होगा। रिएक्शन विल फिजिबल कब फिजिबल होगा? जब मोर रिएक्टिव होगा। अब चलो इस पे थोड़ा सा एग्जांपल तुमको समझाते हैं तो क्लियर होगा। जैसे कि मान लो मैंने ऐसा लिया है, मैंने बोला कि आप ऐसा करो, F2 का रिएक्शन Ki से करवा दो। Ki से करवाते ही बताओ, आप हमें ये बताना, रिएक्टिविटी सीरीज अभी आपने देखा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2, तब होता है Cl2, तब होता है Br2, तब I2। तो बताओ F2 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो आप बोलोगे सर F2 मोर रिएक्टिव। F2 कैसा है? मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव है तो बताओ क्या होगा? जैसे ही मोर रिएक्टिव होगा तो लेस वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करके पहले बताओ जरा ध्यान से, Ki को चेंज कर देगा I2 में और F2 खुद चेंज हो जाएगा Kf में। तो पहले बात समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। क्या मैंने बोला कि इसको खुद चेंज कर देगा, अपने चेंज हो जाएगा Kf में और अगले को चेंज कर देगा I2।
मतलब जो सॉल्ट हैलाइड है, ध्यान से देखो, X2 और प्लस सॉल्ट का जो हैलाइड है, ठीक है ना, उससे रिएक्शन अगर मोर रिएक्टिव है तो पहले ये बना लेगा सॉल्ट के साथ एक्स चला जाएगा, और जो हैलाइड है, मान लो कि सॉल्ट का हैलाइड MY टाइप का है, ये Y को हमने माना है हैलोजन, तो ये अगर MY टाइप का है तो Y चेंज हो जाएगा Y2 में। देखो यार वही काम किए, KI में I चेंज हो गया I2 और F2 के साथ KF जुड़ गया है। हमेशा ये रिएक्शन याद रखिएगा, तभी फिजिबल होगा जब मोर रिएक्टिव होगा। जैसे आप सपोज करो मैंने बोला Cl2 का रिएक्शन KF से करवा दो, अब बस आप हमको बस इतना बता दो कि Cl और F में ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो आपको पता है कि Cl2 जो है, इसके बारे में फ्लोरीन से लिस्ट रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। अरे यार कैसे बोल रहे, ये समझ में आ रहा है ना। सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है, F2, तब कौन है Cl2, उसके बाद कौन है Br2, और सबसे लास्ट में कौन है I2। अब आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे फोकस करो, F2 और Cl2 की बात करें तो Cl2 कम रिएक्टिव है, F2 ज्यादा है, तो बताओ ये लेस रिएक्टिव है। Cl2 क्या है, लेस है, लेस क्या है, रिएक्टिव है। तो क्या लेस रिएक्टिव कभी रिएक्शन शो करता है, नहीं, तो क्या कहेंगे, नो रिएक्शन। तो हैलोजन का अगर आप सॉल्ट ऑफ हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन का प्रोडक्ट तभी बनने वाला है जब हैलोजन जो डाइहैलोजन है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, अगर वो लेस रिएक्टिव हुआ तो नहीं होगा। अब जैसे मान लो हमने आपसे बोला Cl2 है, Cl2 का रिएक्शन आप KBr से करवा दो। अब बताओ जो डाइहैलोजन Cl है, Cl पहले आ रहा है, Br बाद में आ रहा है, तो सॉल्ट जो X2 है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो एक्सचेंज हो जाएगा, Br किस में चेंज हो जाएगा, Br2 में, और Cl2 किस में चेंज हो जाएगा, KCl में। मान लो मैंने दिया है Cl2 का रिएक्शन NaI के साथ बोला है, अब बताओ क्या करोगे। तो Cl2 दिखाई दे रहा है लिस्ट में पहले है, I2 बाद में है, तो जो पहले है डाइहैलोजन आपका हमेशा मोर रिएक्टिव होना चाहिए, तो ये Cl2 Na के साथ मिलके NaCl में चेंज हो जाएगा, और NaI जो है लिस्ट रिएक्टिव वाला I2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैंने बोला कि Br2 का रिएक्शन NaCl से करवा दो। अब यार एक बात बताओ, Br2 का रिएक्शन NaCl से करवाने जा रहे हो तो ब्रोमीन में और क्लोरीन में बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो ब्रोमीन पहले आ रहा है या क्लोरीन पहले आ रहा है, क्लोरीन पहले आ रहा है, मतलब आप ये कहोगे कि सर जो हमारा Br2 है ये लेस रिएक्टिव है। Br2 कैसा है, लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव की वजह से जवाब होगा नो रिएक्शन। क्या जवाब होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस कभी भी रिएक्शन शो नहीं करता है। चलिए अगर मान लीजिए कि मैंने बोला I2 का रिएक्शन, I2 का रिएक्शन करवाना है आपको, मैंने बोला कि I2 का रिएक्शन आप ऐसा करो NaF से करवा दो। तो यार I2 आप देखो ना, F2 Cl2 Br2 और I2, तो I2 जो है, ये जो I2 आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे नीचे है, तो ये ऊपर वाला जो है मोर रिएक्टिव है। तो अगर हम I2 का रिएक्शन कोई भी सॉल्ट के हैलाइड के साथ करवाएंगे तो उस हैलाइड में आप खुद कॉमन सेंस लगा के बताओ क्या क्या हो सकता है। तो उस हैलाइड में या तो Cl माइनस होगा, या Br माइनस होगा, या F माइनस होगा, और आप देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव है तो I2 लिस्ट रिएक्टिव है, तो सिंपल बोलेंगे नो रिएक्शन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आइए रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करने वाले हैं, रिएक्टिविटी टूवर्ड टूवर्ड हाइड्रोजन की बात करने जा रहे हैं। अगर हाइड्रोजन के टूवर्ड रिएक्टिविटी आपको देखना है तो कैसे देखोगे, पहले ये देखो, अगर आपने H2 का रिएक्शन X2 से करवाया है तो बनने वाला प्रोडक्ट HX होगा बाबू। अब ये HX में अगर हम लोग बात करें तो HX में क्या क्या हो सकता है, जरा ध्यान से सुनना। तो HX की बात करते हो बाबू, तो X के जगह क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन HF HCl,
HBrHI। देखते जाइएगा। सबसे पहला बात बहू, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ध्यान से एकदम सुनना, अच्छा से समझना। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड एनर्जी घटेगा, क्योंकि जितना बड़ा बॉन्ड होगा वो जल्दी टूटेगा, तो बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी घटेगा। बॉन्ड एनर्जी बढ़ घट रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी भी घटेगा। लिखना पूरा लिख लो, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा। थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा। दूसरी बात है कि जो जल्दी देता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। नीचे आ रहा है और लेंथ बढ़ रहा है तो जल्दी एच दे देगा, तो इसमें एसिडिक भी बढ़ेगा। तो बाबू ये कुछ ऑर्डर है जिसको आपको बैठाना है। पहला बात मैंने क्या बोला, नीचे जा रहे हो, लेंथ बढ़ रहा है, बड़ा लेंथ है, जल्दी टूटेगा, एनर्जी घट जाएगा। जो जल्दी टूट रहा है मतलब ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो थर्मली अनस्टेबल है। जो जल्दी टूट रहा है तो एच जल्दी देगा, तो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। अब आप एक बात, ये बात तो आपको समझ में आया होगा, तो इसको बैठा लेना। आपको रिलीज एनर्जी पूछ लेगा तो आपको पता है जो बॉन्ड स्टेबल होता है उसमें रिलीज एनर्जी ज्यादा होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि रिलीज एनर्जी बता दो, तो रिलीज एनर्जी उसका ज्यादा होता है जो स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ नीचे जा रहे हो, आई की तरफ जा रहे हो, तो लेंथ बढ़ रहा है। अगर हम आई से एफ की ओर जाए तो लेंथ छोटा होगा, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, तो स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा रिलीज एनर्जी होता है बाबू एच एफ, तब होता है एच सी एल, तब होता है एच बी आर, तब होता है एच आई। कारण बहुत आसान सा है, जितना छोटा बॉन्ड उसका रिलीज एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की। एचएफ में अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो आप जरा ध्यान से देखो, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, और यहाँ है एच आई। अब बस आप हमें ये बता दो कि एच एफ के केस में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाता है, एच बॉन्ड बन जाता है। जबकि इन भाई साहबों में सिर्फ और सिर्फ वंडरवाल फोर्स होता है। तो आप बताओ, जिसमें एच बॉन्ड होगा उसका सिंपल सी बात है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और बताओ तो सबसे ज्यादा तो हो जाएगा एच एफ का। अब यार एच सी एल, एच बी आर, एच आई में वंडरवाल फोर्स है, तो आपको पता है वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और आप ये भी जानते हो वंडरवाल फोर्स का रिलेशन मॉलिक्यूलर वेट से डायरेक्टली है। तो बताओ नीचे आएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा एच एफ, तब क्या बोलेंगे एच आई, तब बोलेंगे एच बी आर, और सबसे लास्ट में बोलेंगे एच सी एल। तो ये हमारा क्या चीज का ऑर्डर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। सेम एज अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ बाबू, तो अब हमेशा रिलेट नहीं करना है मेल्टिंग पॉइंट को उससे। मेल्टिंग पॉइंट वाइज थोड़ा सा चेंजिंग आता है। क्या चेंजिंग आता है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है यार, बीपी का मतलब समझ में आ जाएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट है। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि सबसे ज्यादा आता है बाबू मेल्टिंग पॉइंट एच आई का, फिर आता है एच एफ का, उसके बाद आपको जो रूल है वैसे फॉलो होता है, क्या होता है एच बी आर, और सबसे लास्ट में एच सी एल का आता है। ये किसका ऑर्डर हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाता है। अब वो आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्साइड ऑफ हेलोजन की बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ऑक्साइड ऑफ हेलोजन अगर हम बात करें तो अगला है हम लोग का ऑक्साइड ऑफ हेलोजन। ऑक्साइड ऑफ हेलोजन, जरा ध्यान से देखना बाबू, जितना भी हेलोजन है वो अलग अलग टाइप का कंपाउंड बनाता है। ठीक है ना। लेकिन फ्लोरीन की बात करोगे तो फ्लोरीन के बारे में आप रेडॉक्स में भी पढ़े हो कि ये दो तरह का ऑक्साइड को फॉर्म करता है। फ्लोरीन में आपको दो तरह का ऑक्साइड आता है, एक आता है आपका OF2 और दूसरा आता है O2F2। ठीक है ना। OF2, O2F2। तो पहले तो आप ये बैठाइए कि फ्लोरीन में दो तरह का ऑक्साइड होता है, एक होता है OF2, दूसरा होता है O2F2।
और रूम टेम्परेचर पे ओनली OF2 स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो अगेन फिर से फ्लोरीन के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, फ्लोरीन फॉर्म ओनली 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, OF2 एंड O2F2, दे आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। और स्टेबल 22 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो OF2। तो बताओ कितने तरह का ऑक्साइड बनाएगा। अगर ऑक्साइड की बात करते हो तो ये दो तरह का ऑक्साइड बनाता है, पहला बनाता है OF2, दूसरा बनाता है O2F2। तो जल्दी जल्दी बताना है कि अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ भाई ऑक्सीजन कितने तरह का आपको हैलाइड बनाता है, तो हैलाइड दो तरह का बनाता है, OF2 O2F2 टाइप का कंपाउंड बनाता है, जिसमें बाबू अगेन एक नोटेबल पॉइंट आता है कि ये बहुत हैलाइड जो बहुत ऑक्साइड है OF2 एंड O2F2 आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये बैठाना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि OF2 और O2F2 में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो OF2 O2F2 ये दोनों आपका रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, लेकिन OF2 जो है ये आपका मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है देन किससे, O2F2 से। अब अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर वाइज अगर आप चलते हो तो बताओ यहाँ O है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो आपको पता है मोर रिएक्टिव, जितना बॉन्ड होता है उतना यूनिट डालते हैं, 1 1 डालेंगे, मोर रिएक्टिव पे माइनस, लेस रिएक्टिव पे प्लस, 1 1 लेस पे प्लस, मोर पे माइनस। तो बताओ यार ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, +2, ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, -1। अगेन वैसे ही अगर मैं बात करूँ O2F2 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, O2F2 तो O यहाँ O, फिर वैसे ही यहाँ F, अगेन यहाँ भी F। बताते जाना जरा जल्दी देखिए, फ्लोरीन पे आ रहा है -1, तो इस पे +1 +1 -1 0 0। तो पहले बताओ जल्दी फटाफट बोलो, फ्लोरीन कितने तरह का ऑक्साइड बना रहा है, दो तरह का, OF2 O2F2। OF2 एंड O2F2 जो है रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, OF2 ज्यादा स्टेबल है O2F2 के रिस्पेक्ट में। दूसरा बात बाबू एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आता है कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है, ठीक है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फ्यूल जो तैयार किया जाता है, उस न्यूक्लियर फ्यूल में जो है कुछ अमाउंट प्लूटोनियम का होता है। तो प्लूटोनियम आपका एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो उसको हटाने के लिए ध्यान से सुनना, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फ्यूल का यूज किया जाता है, उस न्यूक्लियर फ्यूल में आपको क्या होता है, प्लूटोनियम होता है। उस प्लूटोनियम को हटाने के लिए O2F2 का यूज करते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट करके फ्लोराइड में चेंज हो जाता है और वो आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर से जो बात मैंने बोला है इसको हम लोग नोट करके लिखेंगे। क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला है O2F2, O2F2 ऑक्सीडाइज प्लूटोनियम, प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है टू PuF6 में ऑक्सीडाइज कर देता है। दिस रिएक्शन यूज टू रिमूव Pu, ठीक है ना, दिस रिएक्शन यूज टू रिमूव प्लूटोनियम टू PuF6 या एज अ PuF6 फ्रॉम एक्सपेंट न्यूक्लियर फ्यूल। ध्यान से सुनना बाबू, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसमें क्या चीज पाया जाता है बताओ, प्लूटोनियम पाया जाता है। तो उस प्लूटोनियम को हटाने के लिए हम लोग O2F2 का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है वो चेंज हो जाता है PuF6 और उसे बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि प्लूटोनियम क्या है, एज अ रेडियो एक्टिव है, तो उसमें से हटाने के लिए ही O2F2 का यूज किया जाता है। तो फ्रॉम एक्सपेंड न्यूक्लियर फ्यूल। अब जरा ध्यान से समझना है ऐसा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्लूटोनियम का रिएक्शन जैसे ही आप करवाते हो O2F2 के साथ,
तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है PuF6 का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? PuF6 का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको बैठाना है। ठीक है बाबू, अब आगे की ओर बात करते हैं, जरा ध्यान से समझना। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ऑक्साइड में स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड की बात करते हो तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल ऑक्साइड होता है वो होता है आपका आयोडीन का, तब होता है क्लोरीन का, तब होता है ब्रोमीन का। जस्ट लाइक मान लो मैंने आपको ऐसा दिया है, मैंने बोला OI2, फिर मैंने बोला OCl2, फिर मैंने बोला OBr2, और मैंने बोला सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो इस तरह से आप बोलोगे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा OI2, तब होगा OCl2, तब होगा OBr2, और सबसे लास्ट में चला जाता है OI2, OBr2 चला जाता है। अगेन फिर से बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल है आयोडीन का ऑक्साइड, तब क्लोरीन का, तब फ्लोरीन का है। तो इस बात को आपको बैठाना है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। देखिए, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि जैसा कि आपको बता दें, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन की बात करते हो आप, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन की बात करते हो तो बाबू देखो, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन में क्या क्या आता है। क्लोरीन के ऑक्साइड में आता है सबसे पहले Cl2O, फिर आता है Cl2O3, उसके बाद आता है ClO2, फिर आता है आपका Cl2O5, फिर आता है आपका ClO3, लास्ट में आता है आपका Cl2O7। ये ऑक्साइड होता है क्लोरीन का। ठीक है, अब जिसमें कि आपको अगर बता दे तो हाईली रिएक्टिव ऑक्साइड होता है ClO2, Cl2O, Cl2O6, Cl2O7। जरा ध्यान से देखना, जिसमें आपको बता दें क्या क्या बोल रहे हैं, आप बैठा लेना इसको। ClO2, ठीक है, Cl2O, Cl2O7, ठीक है, और हाईली रिएक्टिव, और हाईली रिएक्टिव, ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर। पूछ ले कि क्लोरीन के कौन सा ऑक्साइड आपका हाईली रिएक्टिव और एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, बोलिए जल्दी से कौन कौन सा है। पहला है आपका ClO2, दूसरा है Cl2O, तीसरा है Cl2O7, जो बहुत रिएक्टिव है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है और एक्सप्लोसिव इन नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? एक्सप्लोसिव इन नेचर का होने वाला है बाबू। किस नेचर का मिलने वाला है? एक्सप्लोसिव नेचर का। अब अगला बात आता है बाबू, ब्रोमीन की बात करते हैं, ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन, ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन की ऑक्साइड की बात करते हैं तो ब्रोमीन के ऑक्साइड में Br2O, BrO2, BrO3, ये सब लिस्ट स्टेबल होता है, ठीक है ना, और एग्जिस्ट करता है ओनली लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जो पॉइंट बोलने वाले हैं उसको समझिएगा। ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, ब्रोमीन ऑक्साइड में क्या आ रहा है, बोलो, Br2O, BrO2, BrO3 are least stable halogen, least stable halogen, ठीक है ना, ऑक्साइड एंड एग्जिस्ट ओनली लो टेम्परेचर, एंड एग्जिस्ट, ये बहुत अनस्टेबल होता है और एग्जिस्ट करता है सिर्फ लो टेम्परेचर पे, एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है? लो टेम्परेचर पे। और दूसरा, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला आता है आपका ऑक्साइड ऑफ आयोडीन। ऑक्साइड ऑफ आयोडीन में बात करें बाबू, तो आयोडीन का जो ऑक्साइड मिलेगा आपको वो क्या क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान से देखना। I2O4, I2O5,
I2O7, ठीक है ना। ये सॉल्युबल होता है, आर सॉल्युबल, सॉलिड, ठीक है ना। एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग, एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग, हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि बाबू I2O5 एक बहुत ही गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका यूज किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ये बैठा लीजिएगा। अगला पॉइंट कि I2O5, ठीक है, इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and used in estimating of, अब किसके एस्टिमेशन में यूज किया जाता है, तो यूज्ड इन एस्टिमेटिंग ऑफ CO, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में इसका यूज किया जाता है। आपसे अगर पूछ ले कि कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में कौन सा आयोडाइड का यूज किया जाता है, तो बोलो जल्दी से किसका यूज किया जाता है, I2O5 का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बस कुछ नहीं, नॉर्मल मोल का कॉन्सेप्ट यूज लगा देना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी से भी आप एस्टिमेशन कर सकते हो। CO प्लस I2O5 CO2, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, CO2 प्लस I2, या फिर बोलो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज कर दो, I2 प्लस Na2S2O3, ये आपका हाइपो होता है, ये चेंज हो जाता है I2 के साथ, चेंज हो जाता है Na2S4O6 प्लस NaI में। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बैठा लेना है आपको, इस तरह से रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये था आपका ऑक्साइड ऑफ आयोडीन का बात हो गया। अब एक छोटा सा टर्म है मेटल के साथ, और उसके बाद अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे F2Cl2Br2I2, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ के आपका हैलोजन समाप्त हो जाएगा। इनर्ट गैस बहुत छोटा सा है, तो वो तुरंत में कवर अप हो जाएगा। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। अब लास्ट टर्म आता है आपका आज के क्लास का, रिएक्टिविटी टूवर्ड मेटल हैलाइड। मेटल हैलाइड के टूवर्ड रिएक्टिविटी की बात करते हैं बाबू। तो ध्यान से समझना, जैसे कि मान लो मेटल का रिएक्शन आपने X2 से करवाया है, X2 से जैसे ही करवाया है तो ये MX टाइप का कंपाउंड बना रहा है। किस तरह का कंपाउंड बन रहा है, MX टाइप का। दूसरी बात की अगर हम बात करें MX टाइप में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो मैंने बोला MF, MCl, MBr, Mi, तो बाबू नीचे की ओर जाओगे, तो नीचे की ओर जैसे जैसे जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें क्या होगा, पोलराइजेशन बढ़ते चला जाएगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर घटेगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, जल्दी से बोलो, बढ़ने वाला है, और आयनिक कैरेक्टर जो है वो नीचे आने पे घटने वाला है। तो सबसे पहला बात तो ये, तो बताओ सबसे ज़्यादा जो आयनिक नेचर होने वाला है, वो आयनिक सबसे ज़्यादा होगा आपका MF, फिर होगा MCl, फिर होगा MBr, फिर होगा Mi, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि ये हैलोजन जो है, तो अगर हैलाइड बना रहा है, ठीक है, कंपाउंड में हैलोजन बन रहा है, तो हैलाइड में सॉल्ट ऑफ हैलाइड में अगर आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है, तो सीधे याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो Cc भी बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। जैसे मान लो मैंने बोला SnCl2 और SnCl4, तो हैलाइड वाले में जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जैसे देखो एक क्लोरीन पे -1 तो दो पे -2, तो न्यूट्रल तब होगा जब +2 डालेंगे। एक क्लोरीन पे आप बताओ, एक क्लोरीन पे -1 तो चार क्लोरीन पे -4, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए +4। क्या बोले, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसमें Cc भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला
UF6 ले लो, UF4 ले लो, ठीक है ना। अब बताओ जरा, यूरेनियम का हेक्साफ्लोराइड है और ये एक फ्लोरीन पे एक माइनस तो 6 पे 6 माइनस तो न्यूट्रल होगा 6 प्लस पे, 4 माइनस को न्यूट्रल करेंगे 4 प्लस से, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा। अगला मान लो मैंने लिया है PbCl2 और यहाँ पे ले रहे हैं PbCl4 की बात कर रहे हैं। एक क्लोरीन पे एक माइनस तो 2 पे 2 माइनस तो न्यूट्रल होगा 2 प्लस से, एक पे एक माइनस तो 4 पे 4 प्लस तो न्यूट्रल होगा 4 से। तो बाबू सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। और ये काफी डिटेल में आप पढ़े हो, अब वैसे भी पढ़ाएंगे भी आप लोग को, बॉन्डिंग में जब पढ़ाएंगे वहां पे फाजान्स रूल चलेगा, काफी डिटेल में चलेगा हम लोग का कि कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक पोलराइजिंग पावर का क्या इफेक्ट होगा, पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट होगा। तो ठीक है बाबू, इसके साथ आपका नॉर्मल केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हुआ, बस कंपाउंड का फॉर्मेशन देखेंगे, F2 कैसे तैयार करना है, Cl2 Br2 I2, और इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में देख के आपका हैलोजन फैमिली समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।